Hello everyone. Today we are here to continue our chapter 6 Poets and Pancakes from class 12th English Flamingo book. आई नो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा वीडियोस बनती जा रही हैं बट वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा है एंड सेकेंडली अशोका मित्रन जो हमारे राइटर हैं उन्होंने भी मतलब ये जो चैप्टर है रैम्बलिंग स्टाइल में लिखा है चैटर करते हुए। तो वो चैटरिंग स्टाइल और जो रैम्बलिंग स्टाइल है उन्होंने बातें करते करते मतलब कहीं की बात कहीं शुरू कर दी और फिर आगे कहीं और से बात लिखनी शुरू कर दी। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है मतलब थोड़ा सा अगर मैं आपको एक्सप्लेन ना करूँ तो फिर आप अच्छे से आपको ये समझ नहीं आएगा। और ये जो चैप्टर है थोड़ा सा इसी वजह से बड़ा होता जाता है क्योंकि इसमें समझाने की बातें ज़्यादा हैं। बट आई एम श्योर अगर आप ये चैप्टर की सारी वीडियोस अच्छे से देखेंगे तो ये चैप्टर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट्स आपके नहीं रहेंगे, क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट्स। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ सके और इसी वजह यही रीज़न है कि इस चैप्टर की 4 वीडियोस बन रही हैं क्योंकि चैप्टर इज़ क्वाइट बिट लेंदी एंड आपको ईच एंड एवरी वर्ड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। सो लेट अस कंटिन्यू विद द चैप्टर। अभी हमने पढ़ चुके हैं, अभी तक हम अशोका मित्रन ने पैनकेक्स के बारे में बताया दैट इट इज़ अ ब्रांड नेम ऑफ अ मेकअप मटेरियल। आफ्टर दैट मेकअप रूम जो है जेमिनी स्टूडियो जहाँ पर पोएट ने वर्क किया था वहाँ का एक्सपीरियंस है इस चैप्टर में एक्चुअली। तो मेकअप डिपार्टमेंट जो है जेमिनी स्टूडियो का वो एक्सप्लेन कर दिया, राइटर ने अपने वर्क के बारे में लिखा है। फिर सुब्बू हु इज़ द नंबर 1 एट जेमिनी स्टूडियो उसके बारे में राइटर ने मेंशन किया। एंड आफ्टर दैट राइटर ने एक लीगल एडवाइज़र के बारे में बताया है। उसके बाद राइटर ने जो है MRA मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के बारे में हमने पढ़ा। और अब जो है हम बता रहे हैं इसमें इसके बाद एक जो है एक MRA आने के बाद जेमिनी स्टूडियो में एक यहाँ पर जो है एक पोएट और एडिटर कुछ भी कह लीजिए जो इंग्लैंड से आए थे उसकी विज़िट का जेमिनी स्टूडियो में क्या रोल था उसके बारे में लिख दिया है। अब पोएट जो बता रहे हैं वो राइटर बता रहे हैं अशोका मित्रन कि अब जो है इसमें जो है एक न्यूज़ निकली थी, एक एडवर्टाइजमेंट निकली थी द हिंदूज़ में कि एक स्टोरी राइटर के लिए कि स्टोरीज़ राइट करके एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है, एक द एनकाउंटर करके एक मैगज़ीन है। तो वहाँ पर जो है हमारे अशोका मित्रन जो हमारे राइटर हैं उन्होंने सोचा कि मैं भी वहाँ पर अपनी जो है एक राइटिंग भेज देता हूँ। तो चलिए इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। In those days, British Council Library had an entrance with no long-winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बात है मैंने आपको बताया था 1948 1950 उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पे यूजुअली ब्रिटिशर्स का राज जस्ट होके पे हटा था, ब्रिटिशर्स पहले राज करते थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ था, हर जगह साइन बोर्ड्स लगा रखे थे जहाँ पर इंडियंस की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हुआ करती थी, हर एक जगह हर एक बिल्डिंग में। तो अब राइटर बताते हैं कि ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जो उस टाइम पे हुआ करती थी वो कहते हैं हैड एन एंट्रेंस विद नो लॉन्गिंग वाइंडेड। अब जो है वहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था, मतलब राइटर बता रहे हैं इससे पहले जो साइन बोर्ड्स लगे होते थे हर जगह। तो अब ये ब्रिटिश काउंसिल जो लाइब्रेरी है यहाँ पर कोई जो है साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था। विंडेड साइन बोर्ड होते हैं जो हवा में लटका दिए होते हैं, बोर्ड सा होता है हवा में लटका दिया है बिल्डिंग के आगे। तो कहते हैं ऐसे कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था, नोटिस नहीं लगा हुआ था जिससे कि टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इनटू अ फॉरबिडन एरिया। फॉरबिडन एरिया कौन सा होता है? रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जहाँ पर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। स्नीकिंग करना मतलब आप घुस रहे हैं अंदर। तो कहते हैं आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप एक रिस्ट्रिक्टेड जगह पर घुस रहे हैं। तो मतलब वो राइटर बता रहे हैं कि वो फ्रीली वहाँ पर गए उन्हें, क्योंकि वहाँ पर किस तरह का कोई भी साइन बोर्ड या नोटिस नहीं लगा हुआ था। And there were copies of the encounter lying about in the various degree of freshness, almost untouched by readers. अब क्योंकि राइटर कह रहे हैं कि द एनकाउंटर मैगज़ीन, अब राइटर को था कि मैं वहाँ पर अपनी राइटिंग भेजूँगा, ऑब्वियस सी बात है इंग्लैंड में भेजने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो उससे भेजने से पहले राइटर
पूरी अपनी वो कर लेना चाहते थे कि कैसी मैगज़ीन है, भेजना वर्थ है या नहीं है। तो इसलिए वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में देखने गए थे कि इस तरह की जो मैगज़ीन है वो किस तरह की है, वर्थ है मेरा वहाँ पर अपनी राइटिंग भेजना, स्टोरी भेजना या नहीं। तो जब राइटर कहते हैं वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी कॉपीज़ द एनकाउंटर की वहाँ पर अलग अलग तरह की फ्रेश भी रखी हुई हैं और सारी ऐसे लग रही थी कि अनटच्ड है, रीडर्स ने पढ़ी ही नहीं, क्योंकि द एनकाउंटर जो है इंग्लिश मैगज़ीन थी तो वहाँ पर उस टाइम पे इतने ऐसे लोग नहीं थे जो इंग्लिश मैगज़ीन्स पढ़ते। तो कहते वो जो एनकाउंटर की जितनी भी मैगज़ीन थी वो ऐसे ही फ्रेश पड़ी हुई थी, उनको किसी भी रीडर ने टच नहीं किया था। When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. अब देखिए ये लाइनें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो राइटर बता रहे हैं कि जब मैंने उस मैगज़ीन पे एडिटर का नाम पढ़ा, मेरे दिल में जो है श्रंकन हार्ट मतलब बुझा हुआ दिल, मतलब मेरा दिल जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई वो नहीं थी कि हाँ मेरे को भेजना है अपना, मैं एक्साइटेड नहीं था बिल्कुल भी। तो मेरे बुझे हुए दिल में अचानक से घंटियाँ बजने लग गई, जैसे हिंदी मूवीज़ में दिखाया जाता है, ठीक उसी तरह से ही राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे दिल में घंटियाँ बजने लग गई अचानक से। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई सैंग एज आई सील्ड द एनवलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस। कहते मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा बड़ा बिछड़ा हुआ भाई जो है मुझे मिल गया है। और मैंने वैसे ही जब मैं एनवलप सील कर रहा था तो मैं गाना गा रहा था और एड्रेस एनवलप को सील करते हुए और एड्रेस लिखते हुए उस पर मैं जो था गाना गा रहा था। I felt that he too would be singing the same song at the same time. Long lost brothers of Indian film discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. अब वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि वो भी यही वाला गाना गा रहा होगा इस टाइम पर, जैसा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, जो बिछड़े हुए भाई होते हैं, जो मूवी की फर्स्ट रील में जो गाना गाया होता है उन्होंने अपने बचपन का, जो भी फर्स्ट रील में गाना गाया होता है, और एंड में शुरुआत में तो वो एक ही दोनों मिलके भाई, हिंदी मूवीज़ में क्या होता है, दो भाई होते हैं, मूवी शुरू होती है, फर्स्ट रील में वो दोनों मिलके गाना गाते हैं, फिर उसके बाद वो बिछुड़ जाते हैं। अब राइटर भी उसी तरह से कह रहा है, और फाइनल रील में जब वो मिलते हैं तो फिर से वही वाला गाना गा के मिलते हैं। तो ऐसे ही जो ये राइटर है कह रहे हैं कि अब मैं ये गाना गा रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ही मैंने राइटर का नाम पढ़ा, एडिटर का नाम पढ़ा इस मैगज़ीन का, तो मैं गाना गाने लग गया और मुझे उम्मीद थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि वो एडिटर भी यही वाला गाना गा रहा होगा। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरा बिछड़ा हुआ भाई है। क्यों ऐसा लग रहा था राइटर को? स्टीफन स्पेंडर, क्योंकि उस एडिटर का नाम था स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन दैट वाज हिज नेम, कहते स्टीफन जो कि उसका नाम था। और स्टूडेंट ये स्टीफन कौन था? ये वही स्टीफन स्पेंडर था जो जेमिनी स्टूडियो में थोड़े दिन पहले आया था, जिसे जो थे राइटर को पता नहीं था कि ये पोएट है या एडिटर। And years later, when I was out of Gemini studio and I had much time but not much money. अब देखिए इसके बाद राइटर क्या बता रहे हैं, कहते कई सालों बाद जब मैंने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया था, ठीक है, एंड आई हैड मच टाइम, मेरे पास बहुत टाइम था, बट नॉट मच मनी, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था। एनीथिंग एट ए रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन। अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ जिसके पैसे घटे हुए होते थे, जो सस्ती होती थी, मेरे को वो चीज़ें अटेंशन देती थी, मतलब वो चीज़ें, मैं उन चीज़ों की तरफ अटेंटिव हो जाता था। तो देखिए मतलब राइटर ने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया था, उनके पास ज़्यादा कुछ काम करने के लिए नहीं था, पैसे भी नहीं बचे थे, टाइम पूरा था क्योंकि उनके पास काम नहीं था। तो इसका मतलब तो ये है कि जब इन्होंने इससे पहले जो वो स्टोरी भेजी थी द एनकाउंटर मैगज़ीन के लिए, शायद उनकी वो स्टोरी भी सिलेक्ट नहीं हुई थी। यही वजह है कि राइटर के पास बिल्कुल काम नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वाज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच। कहते हैं कि मद्रास का जो माउंट रोड पोस्ट ऑफिस था, जो पोस्ट ऑफिस रोड था, वहाँ पर फुटपाथ पर एक ढेर लगा हुआ था नई बुक्स का, और हर एक बुक कितने में मिल रही थी? 50 पैसे में। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। कहते हैं एक्चुअल में
सेम बुक थी वो, ऐसा नहीं है कि वो सारी अलग अलग बुक्स थी, वो एक ही बुक थी, सेम बुक थी और एलिगेंट पेपर बैक, और उसका जो कवर था ना वो जो था थोड़ा सा मोटे पेज का था। देखिए एक तो होता है बुक जो होती है जिसका कवर जो होता है गत्ते का होता है, ठीक है, और एक होता है थोड़ा मोटा पेपर होता है, जैसे हम लोगों की एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक्स वगैरह का है ना, थोड़ा सा मोटा पेपर होता है। तो कहते हैं कि अमेरिकन ओरिजिन की वो बुक्स थी और पेपर बैक मतलब उसका जो कवर था वो पेपर बैक था, थोड़ा सा मोटे पेपर का था। एलिगेंट होता है बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही अच्छा लगने वाला, ठीक है। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। अब वो क्या कहते हैं कि ये जो बुक्स थी ये स्टूडेंट्स एडिशन था और उनके लिए स्पेशल लो प्राइस रखा हुआ था, क्योंकि ये रशियन रिवॉल्यूशन के 50th एनिवर्सरी पर के उपलक्ष्य में ये बुक जो थी पब्लिश हुई थी, और इसीलिए ये स्टूडेंट एडिशन जो थे कम रेट पे लगा रखे थे इन्होंने। I paid 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ बुक। कहते मैंने 50 पैसे पे किए और एक बुक उठा ली, द गोड दैट फेल्ड, और इस बुक का क्या नाम था, द गोड दैट फेल्ड। 6 eminent men of letters in 6 separate essays describe their journeys into communism and their disillusioned return। अब देखिए इसमें बताया है कि ये जो बुक थी द गोड दैट फेल्ड, इस बुक में 6 एमिनेंट होता है बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही फेमस, जो इनका बहुत नाम हो, 6 बहुत फेमस लोग, मैन ऑफ लेटर्स मतलब लिटरेचर के, मतलब जो इंग्लिश लिटरेचर के 6 बड़े बड़े मेन जो फेमस जो राइटर थे, उन्होंने 6 सेपरेट ऐसे लिखे, उन्होंने अपने 6 अलग अलग ऐसेज लिखे हैं जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी बताई है कम्युनिज्म की एंड देयर डिसइल्यूजन्ड रिजल्ट, और मतलब वो लोग कैसे कम्युनिज्म से अट्रैक्ट होके कम्युनिज्म उन्होंने ज्वाइन किया, इन 6 जो ये जो राइटर्स थे इन्होंने। फिर जब इन्होंने ये ज्वाइन कर लिया कम्युनिज्म, इसके बाद इन्हें पता चला कि एक्चुअल में जो था उनका जो अट्रैक्शन था कम्युनिज्म वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो डिसअपॉइंट हुआ। अब जैसे हमारे यहाँ पे आप ले लो स्टूडेंट, जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो वो कैसे बड़े बड़े प्रोमिसेस करती है कि हाँ हम देश के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और एक्चुअल में जो यंग जनरेशन है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं वो बहुत एक्साइटेड होकर ऐसी पार्टीज ज्वाइन भी कर लेती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यहाँ पे तो सारा सब कुछ करप्ट है, कुछ भी सही नहीं है। तो ऐसे ही ये जो 6 मतलब बहुत ही फेमस राइटर थे, इन्होंने कम्युनिज्म ज्वाइन किया, डिसइल्यूजन रिटर्न मतलब ये डिसअपॉइंट होकर वापसी आ गए, मतलब इनका जो इंटरेस्ट, जो इनका अट्रैक्शन था, इन्हें पता चल गया एक्चुअल में रियलिटी क्या थी। तो ये भी जो थे कम्युनिज्म से मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं रहे, इफेक्टेड नहीं रहे, इनको भी पता चल गया था कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, और ये जो है रिटर्न वापस आ गए। अब देखिए आगे इन 6 राइटर्स के नेम्स दे रखे हैं, देखिए एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोइसलर, लुई फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर, अब राइटर ने फिर से पढ़ा एक और बार स्टीफन स्पेंडर का नाम। सडनली द बुक एज्यूम ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस, वो क्या कह रहे हैं कि अचानक से ही वो जो बुक थी राइटर के लिए बहुत ही ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंट, कहते जैसे राइटर ने, वो जो 6th राइटर का एडिटर का नेम था स्टीफन स्पेंडर, कहते कि जैसे ही ये नाम पढ़ा तो राइटर को वो बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगने लग गई। अब क्योंकि राइटर ने पहले भी स्टीफन स्पेंडर के वहाँ आ चुका था तो इसलिए राइटर को लग रहा था कि इससे तो मेरा कनेक्शन है। स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज़, कहते अच्छा ये स्टीफन स्पेंडर जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। इन ए मोमेंट आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन। अब देखिए जिस टाइम स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो आया था तो राइटर ने क्या बोला था कि उसकी जो एंट्री थी, हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, तो उसकी जो विजिट थी वो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री थी। लेकिन अब इतने सालों बाद जेमिनी स्टूडियो छोड़ने के भी बाद अब राइटर कहते हैं 1 मिनट के लिए मैंने, मेरे जो दिमाग में जो अंधेरा था, मतलब जो चीज़ मुझे नहीं पता थी, लिट अप बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन, अचानक से मेरे अंदर जो थी एकदम से कुछ धुंधली धुंधली सी लाइट जली।
मतलब जो राइटर को पता नहीं था कि अब राइटर को पता चल रहा है. द रिएक्शन ऑफ स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री. कहते हैं अब राइटर कहते हैं कि स्टीफन स्पेंडर की जो मिस्ट्री, जो वो आए थे हमारे स्टूडियो में, अब वो मिस्ट्री नहीं रही है. क्योंकि स्टीफन स्पेंडर क्या थे, वो कम्युनिज़म के अगेंस्ट थे. कम्युनिज़म के बारे में उनका ये था कि उन्हें अच्छा नहीं लगा था कम्युनिज़म. तो वो कहते हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो में उस टाइम पे स्टीफन स्पेंडर का आना, तो वहाँ पर वो किस लिए आए थे, वो लोगों को वहाँ पर जो था कम्युनिज़म के अगेंस्ट बताने आए थे. लोगों के में कम्युनिज़म के ये जो थे एंटी कम्युनिज़म थे, राइट. तो ये एंटी कम्युनिस्ट थे. एंटी कम्युनिस्ट होने की वजह से ये चाह रहे थे लोग अवेयर हो कि कम्युनिज़म कितना ज़्यादा ख़राब है. तो ये लोगों को वहाँ पर अवेयर करने आए थे अगेंस्ट कम्युनिज़म. द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री. कहते जो जेमिनी स्टूडियो का बॉस था वो भी एंटी कम्युनिज़म था, राइट. तो इसलिए वहाँ पर वो कह रहे थे ना, लाइनें आई थी कि जेमिनी स्टूडियो में मतलब एक पोइट को क्यों बुला रहा है बॉस. तो राइटर कहते हैं अब समझ में आया, जो हमारा बॉस था उसको इसकी पोइट्री से कोई लेना देना नहीं था, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड. उसको किससे लेना देना था, इसके गॉड से. और यहाँ पर गॉड कौन है, कम्युनिज़म. वो गॉड, वो कम्युनिज़म जो कि फेल हो चुका था. तो ये जो बुक थी द गॉड दैट फेल्ड, इस बुक का नाम जो गॉड है इस बुक में, इस जो बुक का टाइटल है गॉड मतलब कम्युनिज़म. तो यहाँ पर राइटर बता रहा है कि इनका जो गॉड था, जो कम्युनिस्ट था, वो फेल हुआ था. तो इसलिए जो था एस वाटसन ने जेमिनी स्टूडियो में स्टीफन स्पेंडर को बुलाया था ताकि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके एंटी कम्युनिस्ट के. गेटिंग माई पॉइंट. तो ये था स्टीफन स्पेंडर का जेमिनी स्टूडियो में विजिट का रीज़न. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फाइनली ख़त्म हो रहा है. आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप मुझे अपने कमेंट्स दें अबाउट दिस चैप्टर कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा. थैंक यू सो मच.